हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अफेयर विद बिजनेस। ये आपके जीएसटी का एक रिविजनरी वीडियो है। मैं आपको जीएसटी के जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके क्विक रिवीजन वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे, जिससे कि आप एग्जाम से पहले अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उनको जल्दी से रिवाइज कर पाए। पूरी क्लास देखने में आपको टाइम लगता है, तो एक फास्ट फॉरवर्ड मोड में थोड़ा जल्दी जल्दी हम आपके कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये वीडियो आप जब अपनी मेन क्लासेस देख लेंगे उसके बाद आपके रिवीजन के लिए यूजफुल है। ठीक है, चलिए, ये नोट्स आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी। ऑलरेडी आपके पास ये नोट्स होगा। जब आप रिवीजन कर रहे हो तो नोट्स अपने सामने रखें। ठीक है ना। चलिए, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जैसे कि आप सबको पता है, जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। टैक्स की अगर हम बात करें तो टैक्स क्या होता है? तो टैक्स एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन होता है या मैंडेटरी पेमेंट होता है जो हम सरकार को करते हैं, या यूं समझिए सरकार जो एक मैंडेटरी पेमेंट हमसे लेती है किसी कानून के दायरे में रह करके, उसको हम टैक्स बोलते हैं। इंडिया के अंदर जो टैक्स है वो दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स है ना, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब है? डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है आपका इनकम टैक्स, है ना। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स या एक्साइज ड्यूटी। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि डायरेक्ट टैक्स जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही उसकी भरपाई करता है, या बर्डन उसी पर आता है जिस पर वह टैक्स लगाया गया। जैसे इनकम टैक्स अगर मुझ पर लगाया गया है तो अल्टीमेटली मेरे ही पर्स से पैसा जाएगा, मेरे ही पॉकेट से पैसा जाएगा, तकलीफ मुझे ही होगी। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? टैक्स जिस पर लगाया जाता है बर्डन उस पर नहीं आता, बल्कि बर्डन वो किसी थर्ड पर्सन पर शिफ्ट कर देता है। अगर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी लगाया तो व्यापारी पर जाता है, बट फाइनली व्यापारी उस जीएसटी को किससे रिकवर कर लेता है? कस्टमर से। तो अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर जाता है? कस्टमर के ऊपर जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन किसी और पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का। ठीक है, जीएसटी आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, जो गुड्स या सर्विस की सप्लाई पर लगता है। अगर जीएसटी की हम कहानी की बात करें तो जीएसटी बेसिकली एक इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म के रूप में इंडिया में लाया गया। पहले इंडिया के अंदर बहुत सारे टैक्सेस होते थे, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, चाहे वो सेंट्रल सेल्स टैक्स हो, वैल्यू एडेड टैक्स हो जिसे हम वैट के नाम से जानते थे, सर्विस टैक्स हो, एक्साइज ड्यूटी हो, परचेस ड्यूटी हो, ऑक्ट्राय हो, है ना। ऐसे करके लगभग 17 तरह के टैक्स को मर्ज करके एक टैक्स बनाया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, चलो, सबसे पहले जो जीएसटी की अवधारणा थी वो किसने दी थी? वो दी थी विजय केलकर कमेटी ने, और फाइनली 2017 के अंदर जीएसटी इंडिया में आया। ठीक है, ये आपको टैक्स के बारे में दिया हुआ है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स मैंने आपको बता दिया। ये पूरी कहानी है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि इंडिया के अंदर जीएसटी कब से लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 से। बट ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर के अंदर 1 जुलाई से नहीं आया बल्कि 8 जुलाई से आया। थोड़ा सा डिले आया क्योंकि उस टाइम पर वहां पर जो कोई भी लॉ तब लागू होता जब होता था आर्टिकल 370 से पहले, जब वहां की स्टेट लेजिस्लेचर उसको पास करते, इसलिए वहां पे थोड़ा डिले हुआ, 8 जुलाई से आया। ठीक है, इंडिया में 1 जुलाई से आया, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 8 जुलाई से आया, बाकी स्टेट में 1 जुलाई से आ गया था। क्लियर? तो ये है आपका जीएसटी के आने का किस्सा। अब है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संवैधानिक प्रावधान। तो देखिए, जीएसटी को इंडिया में लाने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत थी, संविधान संशोधन की जरूरत थी। क्यों जरूरत थी? क्योंकि अभी तक क्या था कि जो टैक्स लगाने की शक्ति थी या तो वो केंद्र सरकार के पास थी या तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास थी, राज्य सरकारों के पास थी। कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जिस पर कि दोनों सरकारें टैक्स लगा ले, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। जैसे इनकम टैक्स केंद्र सरकार लगाती थी, ठीक है, सर्विसेज पर टैक्स केंद्र सरकार लगाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, गुड्स पर टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। ठीक है, तो इसीलिए स्टेट के अंदर वैट होता था। सर्विस टैक्स आया 1994 में, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। इनकम टैक्स 1961 से चल रहा था, इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। जरूरत क्या थी कि कुछ ऐसा प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला जाए जिसके तहत टैक्स से रिलेटेड जो कानून बनाने की शक्ति है वो केंद्र को भी मिले और राज्य को भी मिल जाए। इसके लिए हमारे संविधान में संशोधन की आवश्यकता थी। इसके लिए संविधान संशोधन किया गया। और कौन सा संविधान संशोधन था? वह
वह 101वां संविधान संशोधन, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ध्यान रखेंगे, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है कि कौन से संविधान संशोधन के थ्रू जीएसटी इंडिया में आया, या किस संविधान संशोधन के थ्रू जीएसटी आने का रास्ता इंडिया में साफ हुआ। तो वो था 101वां संविधान संशोधन 2016 में जो पास हुआ। ठीक है, इस संविधान संशोधन के थ्रू 3 आर्टिकल जोड़े गए। ध्यान रखेंगे, ये आर्टिकल आपको याद रखने हैं। आर्टिकल 246A, आर्टिकल 269A और आर्टिकल 279A। ये कई एग्जाम के अंदर टेस्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, आर्टिकल 246A बात करता है कि टैक्स से रिलेटेड गुड्स या सर्विसेज में पर टैक्स से रिलेटेड कानून बनाने की शक्ति केंद्र और राज्य दोनों के पास होगी, है ना। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को इस आर्टिकल के थ्रू यह पावर मिल गई कि वो किसी पर्टिकुलर चीज की गुड्स या सर्विस की सप्लाई पर टैक्स ले सकते हैं, टैक्स से रिलेटेड कानून बना सकते हैं। कौन से आर्टिकल के थ्रू ये पावर आई? आर्टिकल 246A। ठीक है, चलिए फिर आर्टिकल 269A बात करता है इंटर स्टेट सप्लाई की। किसकी? इंटर स्टेट सप्लाई, मतलब गुड्स या सर्विस की ऐसी सप्लाई जो दो राज्यों के बीच में हो रही है। मतलब सप्लायर किसी और स्टेट में है और जो उस गुड्स या सर्विस का रिसिपिएंट है, कस्टमर है, वो किसी और स्टेट का है। मध्य प्रदेश का व्यक्ति है और उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को सर्विस दे रहा है, या उत्तर प्रदेश में बैठे व्यक्ति को माल बेच रहा है। तो यहाँ पे दो राज्य जहां पर होंगे उसे हम इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। और इंटर स्टेट सप्लाई से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? केवल केंद्र सरकार के पास है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और यह शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन देता है? आर्टिकल 269A। समझ में आई बात? तो इंटर स्टेट सप्लाई से रिलेटेड पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फिर है आर्टिकल 279A जो बात करता है जीएसटी काउंसिल की। ठीक है, इसकी जीएसटी काउंसिल की। जीएसटी के अंदर कोई भी चेंजेस करना है, कोई भी कानून लेके आना है, नियम कुछ भी, नोटिफिकेशन कुछ भी लेकर के आना है, टैक्स रेट क्या होगा, किस चीज को एग्जम्पशन होगी, कुल मिलाकर के जीएसटी एक्ट के अंदर कोई भी अगर चेंज करना है तो वो चेंज हो तभी होगा जब जीएसटी काउंसिल अपनी रिकमेंडेशन देगी, है ना। तो जीएसटी काउंसिल की अनुशंसा पर ही जीएसटी लॉ के अंदर चेंज किए जा सकते हैं। और जीएसटी काउंसिल कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट बनाएगा। प्रेसिडेंट के पास ये शक्ति कहां से आई? तो संविधान में एक आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 279A, जो जीएसटी काउंसिल की बात करता है। समझ में आया? 101वें संविधान संशोधन के थ्रू 3 आर्टिकल ऐड किए गए। आर्टिकल 246A जो जीएसटी लगाने की शक्ति देता है, आर्टिकल 269 जो इंटर स्टेट सप्लाई पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कानून बनाने की, और आर्टिकल 279A जो जीएसटी काउंसिल फॉर्मेशन की बात करता है। क्लियर हुआ? ये थे आपके पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ठीक है, कुछ फैक्चुअल चीजें हैं वो याद रखेंगे आप। 8 सितंबर को प्रेसिडेंट ने अपनी एसेंट दी संविधान संशोधन पर। ठीक है, कब से? 8 सितंबर से, तो ध्यान रखेंगे। फिर ये आर्टिकल्स के बारे में लिखा गया। आर्टिकल 246A किसकी बात करता है? आर्टिकल 269A बात करते हैं किस चीज की? और आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड प्रोविजन 12 सितंबर को फोर्स में आए और प्रेसिडेंट ने 15 सितंबर को जीएसटी काउंसिल बना भी दी। अब जीएसटी काउंसिल के अंदर कौन कौन होता है? तो सबसे पहले तो चेयरमैन होते हैं। चेयरमैन कौन होंगे? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, केंद्रीय वित्त मंत्री। जो वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण जी, वो कौन होगी? इसके चेयरमैन होंगी। सदस्य कौन होंगे? तो एक तो राज्य वित्त मंत्री, है ना, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, और जो बाकी राज्य है उनके जो वित्त मंत्री होंगे वो सभी इसके क्या होंगे? सदस्य होंगे। ठीक है ना, सारी स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इसके मेंबर होते हैं। चेयरपर्सन कौन होती हैं? सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर, केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, ये हो गया जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर कम से कम कितने लोग आने चाहिए? हाफ लोग कोरम पूरा करने के लिए, कम से कम आधे लोग आएंगे तब मीटिंग को माना जाएगा कि हाँ पर्याप्त लोग हैं, मीटिंग आगे कर लेनी चाहिए। तो मिनिमम कोरम 1/2 होना चाहिए। 3/4 मतलब 75% वोटिंग के साथ कोई भी यहाँ पर प्रस्ताव पारित होगा, 3/4 की सहमति चाहिए होती है। वेटेड एवरेज वोटिंग होती है, 1/3 वेटेज दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और 2/3 होता है बाकी स्टेट गवर्नमेंट का मिला करके। ठीक है,
जीएसटी किससे के अंदर कोई भी चेंज करना है, चाहे वो टैक्स के रेट से रिलेटेड चेंज हो, एग्जम्पशन, लिमिट, कुछ भी हो, वो सारे के सारे चेंजेस किसकी अनुशंसा, किसकी रिकमेंडेशन के बाद होंगे, जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के बाद ही उस पर चेंजेस किए जाएंगे। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कॉन्सेप्ट है जीएसटी से रिलेटेड। जैसे ये वैल्यू एडेड टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब है कि हर लेवल पर जितना जितना वैल्यू एडिशन होगा, फाइनली हम केवल उसी पर टैक्स देते, टैक्स लगता है, इसीलिए इस पर कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, 100 रुपए का माल था, उस पर 5 रुपए जीएसटी लग गई सपोज करिए, ठीक है, आगे आया ये 105 रुपए पर। अब सामने वाले ने सपोज करिए 115 रुपए पर आगे बेच रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 15 रुपए हुआ, तो यहाँ पर टैक्स केवल 15 रुपए पर लगना चाहिए। ठीक है, 15 रुपए पर ही लगना चाहिए, तो 15 पर ही लगता है। कैसे लगता है, तो मान लीजिए हम 5% ही टैक्स की बात करते हैं, तो 115 रुपए पर 5% कितना होगा, 5.75 रुपीज। अब ये जो 5 रुपए यहाँ टैक्स पे था, इसकी यहाँ पे क्रेडिट मिल जाएगी, तो -5। फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना, सॉरी गवर्नमेंट के पास कितना जमा होगा, 0.75। अब देखो इस 15 रुपए पर 5% निकालो, 0.75 आ रहा है ना, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, केवल वैल्यू एडिशन वाले पोर्शन पर ही टैक्स लग रहा है, जमा करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं ये वैल्यू एडेड टैक्स है, और वैल्यू एडेड टैक्स होने के कारण ही कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होता है। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, टैक्स पर टैक्स, कर पर कर, है ना, तो यहाँ पर केवल वैल्यू एडिशन पर ही टैक्स लगेगा, कर पर कर नहीं लगता है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब होता है, देखो दो टैक्स हो गए, एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, एक ओरिजिन बेस्ड टैक्स। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। कैसे, सपोज करिए मध्य प्रदेश में गुड्स बना और वो फाइनली बिक रहा है कहाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश का व्यापारी था, उसने बेच दिया उत्तर प्रदेश के व्यापारी को या उत्तर प्रदेश के कस्टमर को। तो गुड्स कहां पर कंज्यूम हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर। गुड्स कहां जा रहा है, यूपी के अंदर जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर फाइनली गुड्स कंज्यूम हो रहा है। तो जिस स्टेट के अंदर गुड्स या सर्विस फाइनली कंज्यूम होगी, जो उस गुड्स या सर्विस से रिलेटेड रेवेन्यू है, पैसा है, वो उस स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो यहाँ पर रेवेन्यू किसको मिलेगा, उत्तर प्रदेश सरकार को मिलेगा। आई बात समझ में, तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अगर ओरिजिन बेस्ड टैक्स होता, जो कि वैट होता था, तो ओरिजिन बेस्ड टैक्स के अंदर फिर वो टैक्स कहां लग जाता, सॉरी वो गुड्स या सर्विस पर टैक्स का पैसा किसको मिल जाता, मध्य प्रदेश सरकार को मिल जाता, अगर ओरिजिन बेस्ड टैक्स सिस्टम होता तो। समझ में आई, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या है। फिर है कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट, मतलब ये मैंने आपको समझाया ना, यहाँ पर ये बिजनेसमैन जो यहाँ पे टैक्स पे करके आया था, उसकी क्रेडिट यहाँ पर मिल जाएगी। फिर आगे अगर वो किसी बिजनेसमैन को बेचता है, तो जो टैक्स उसके पीछे उसने पे किया है, उसकी क्रेडिट आगे मिलती जाएगी, तो इसे बोलते हैं हम कंटिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट। बर्डन ऑन फाइनल कंज्यूमर, फाइनली क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है, तो फाइनल बर्डन किस पर जाएगा, कस्टमर पर जाएगा, अल्टीमेटली तो कंज्यूमर ही मरता है बेचारा। नो कैस्केडिंग इफेक्ट, मैंने ऊपर ऑलरेडी समझा दिया कि टैक्स पर टैक्स नहीं लगता है। यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर, जीएसटी को लाया ही इस पर्पज से गया था, वन नेशन वन टैक्स करके, कि पूरे इंडिया के अंदर, पूरे देश के अंदर यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर हो। अदरवाइज मध्य प्रदेश के अंदर एमपी वैट लगता था, यूपी के अंदर यूपी वैट, दिल्ली के अंदर दिल्ली वैट लग रहा है, ऐसा करके हर स्टेट के अंदर अलग अलग टैक्स सिस्टम होते थे। तो यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर हो जाए कि कोई गुड्स चाहे आप मध्य प्रदेश के अंदर खरीदो, दिल्ली के अंदर खरीदो, गुजरात के अंदर खरीदो, सेम टैक्स सिस्टम होगा और सेम टैक्स से रेट लगेगा। तो यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर लाने की कोशिश की गई गुड्स एंड सर्विस टैक्स के थ्रू। ठीक है, अब जीएसटी मध्य प्रदेश के अंदर जो है, तो डुअल जीएसटी सिस्टम है। डुअल जीएसटी सिस्टम ये हमने कनाडा से फॉलो लिया है, कनाडा का टैक्स स्ट्रक्चर हमने कॉपी किया, ध्यान रखेंगे एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ जो हमने डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर है, वो कहाँ से कॉपी किया गया है, कनाडा से। डुअल जीएसटी की क्या जरूरत थी, तो हमारे हम फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कि हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी कुछ पावर है, कुछ शक्तियां हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपना स्टेट के अंदर काम करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग काम करती है। स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू चाहिए, टैक्स का पैसा चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स का पैसा चाहिए। इसीलिए डुअल जीएसटी लाया गया कि कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगा, कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगा। ठीक है, इसीलिए जब आप कोई भी गुड्स खरीदते हो, तो उसके अंदर आप सीजीएसटी लगा हुआ देखते हो और एसजीएसटी लगा हुआ देखते हो, जनरली देखते हो ना। सीजीएस दोनों इक्वल रहता है,
तो सीजीएसटी का पैसा केंद्र सरकार के पास चला जाता है और एसजीएसटी का पैसा राज्य सरकार के पास चला जाता है। कुछ केसेस में आप आईजीएसटी लगा हुआ देखते हो। आईजीएसटी कब लगता है? जहां पर वो राज्य के अंदर की चीज नहीं है, बल्कि एक राज्य से दूसरे राज्य जा रही है, या एक केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे केंद्र शासित प्रदेश जा रहा है सामान या सर्विस, तो वहां पर आईजीएसटी लगता है। और बाद में इस आईजीएसटी का पैसा भी केंद्र सरकार नियम के अनुसार राज्यों में बांट देती है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। और एसजीएसटी के ही साथ में एक और चीज है यूटीजीएसटी। तो अब 4 कंपोनेंट जीएसटी के, अगर कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जीएसटी के कितने कंपोनेंट्स हैं, 4 कंपोनेंट हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी। आईजीएसटी इज नथिंग, इट इज मिक्सचर ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, इसीलिए सपोज करिए अगर सीजीएसटी का रेट 9% है, एसजीएसटी भी 9% होगा, मैं पूछूं आईजीएसटी का रेट कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 18% होगा। क्लियर? चलो, ये यहाँ पे दिया हुआ भी है, जीएसटी इन इंडिया कंप्राइज ऑफ, ठीक है ना, तो जीएसटी में क्या क्या शामिल है, तो ये यहाँ पे आपका दिया हुआ है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। यूटीजीएसटी कहाँ लगता है, तो ध्यान रखिएगा, वो यूनियन टेरिटरी जिनके अंदर स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, वहां पर यूटीजीएसटी लगता है। बट वो यूनियन टेरिटरी जहां पर क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर भी है, वहां पर एसजीएसटी ही लगता है। फॉर एग्जांपल, दिल्ली के अंदर, दिल्ली है यूटी, यूनियन टेरिटरी है, बट दिल्ली के अंदर अपना स्टेट लेजिस्लेचर भी है, जहां केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर है। तो स्टेट लेजिस्लेचर है, इसलिए दिल्ली के अंदर दिल्ली का जो है, सॉरी, एसजीएसटी लगेगा, यूटीजीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसे ही पुडुचेरी, तो पुडुचेरी भी क्या है, वहां भी स्टेट लेजिस्लेचर है, तो वहां पर एसजीएसटी लगेगा। बाकी इसके अलावा जैसे लद्दाख हो गया, दमन दीव हो गया, और बाकी जो है आपके यूनियन टेरिटरी जहां पर कि स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, वहां पर यूटीजीएसटी लगता है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी ये सप्लाई है इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट मतलब राज्य के भीतर, और ये एक राज्य से दूसरे राज्य, तो उसे हम इंटरस्टेट कह देते हैं। इंटरस्टेट है तो सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, और इंटरस्टेट है तो आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, ये लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क मैंने अभी समझा दिया आपको। सीजीएसटी के लिए सीजीएसटी एक्ट 2017 सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और एसजीएसटी एक्ट स्टेट गवर्नमेंट प्लस यूनियन टेरिटरी विथ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो वहां पर एसजीएसटी, और यूटीजीएसटी जो प्योर यूटी है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये एचएसएन कोड के थ्रू होता है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये कस्टम के अंदर हर चीज का क्या है, एक कोड डिफाइन है, ये इंटरनेशनली कोड होता है कि कोई भी चीज है उसका एक कोड होगा। ठीक है, उसे हम एचएसएन कोड कहते हैं। और सर्विस के लिए सैक होता है, ठीक है ना, सर्विस अकाउंटिंग कोड सैक होता है, और गुड्स के लिए एचएसएन होता है। टैक्स, कौन कौन से टैक्स को मर्ज कर दिया गया, लगभग 17 तरह के टैक्स को मर्ज कर दिया गया, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के थे, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के थे। फॉर एग्जांपल, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रा, परचेस टैक्स, ठीक है, एंट्री टैक्स, ये सारे के सारे टैक्सेस को मर्ज करके जीएसटी लाया गया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है इंटरटेनमेंट टैक्स, ध्यान रखना। इंटरटेनमेंट टैक्स अगर कोई गवर्नमेंट लगाती थी तो उसको जीएसटी के अंदर मर्ज कर दिया गया है। बट मनोरंजन कर इंटरटेनमेंट टैक्स अगर कोई लोकल बॉडी लगाती थी, लोकल अथॉरिटी लगाती थी, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, इंटरटेनमेंट टैक्स अगर लगाती थी, तो उसको जीएसटी के अंदर मर्ज नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना, कि कौन से टैक्स को जीएसटी के अंदर मर्ज नहीं किया गया है। तो इंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय लोकल बॉडीज, ये आपका जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। फिर है, ये भी अति महत्वपूर्ण है कि किन चीजों को भाई जीएसटी से बाहर रखा गया है, तो ध्यान रखना। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट सबसे पहले इनको जीएसटी से बाहर रखा गया है। ठीक है, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, एविएशन टरबाइन फ्यूल हो, एटीएफ हो, क्रूड ऑयल हो, या नेचुरल गैस हो, इसको जीएसटी से बाहर रखा गया है। क्लियर है? चलो, और फिर एक चीज और बाहर रखी गई है, वो है अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, शराब जो हम इंसानों के पीने के लिए है, उसको जीएसटी से बाहर रखा गया है। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई अल्कोहल है जो इंडस्ट्री के अंदर यूज हो रहा है, शराब जो है वो इंसान कंज्यूम भी करते हैं,
और इंडस्ट्री के अंदर भी यूज होती है। तो जो शराब इंडस्ट्री के अंदर यूज हो रही है उस पर जीएसटी है, बट अगर वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बार के अंदर सर्व हो रही है या जो ठेके पे खरीदी जाती है उस पर जीएसटी नहीं है। और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर, इन दोनों में अंतर यह है कि इसको तो बिल्कुल गुड्स की डेफिनेशन से ही बाहर रखा गया, सप्लाई की डेफिनेशन से ही बाहर रखा गया है ना। तो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर तो जीएसटी अभी आना ही नहीं है, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कहा गया है कि जिस दिन से जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देगी उस दिन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में हम ला लेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये अगर क्वेश्चन कई बार एक आध बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट कब से जीएसटी में आ सकता है, तो जब से जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन दे देगी, ठीक है। लेकिन अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो बिल्कुल सप्लाई के दायरे से ही बाहर है। फिर है इंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय लोकल बॉडीज। मैंने ऊपर ही समझा दिया आपको कि अगर लोकल बॉडी इंटरटेनमेंट टैक्स लगा रही है वो जीएसटी के दायरे से बाहर है। टोबैको प्रोडक्ट में ध्यान रखना, टोबैको प्रोडक्ट जीएसटी से बाहर नहीं है। टोबैको प्रोडक्ट में जीएसटी भी लगता है और एक्साइज ड्यूटी भी लगता है। तो जो आपकी सिगरेट आती है उस पर जीएसटी भी लगता है और एक्साइज ड्यूटी भी लगती है, ठीक है। तो ये था आपका कौन सी चीजों को जीएसटी से बाहर रखा गया है, ठीक है। चलो ध्यान रखना, ये मैं नेचुरल गैस की बात कर रहा हूं, जो हमारे किचन के अंदर गैस यूज होती है उस पर जीएसटी लगता है। फिर है आपका बेनिफिट ऑफ जीएसटी, पढ़ लेना, ये आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक टैक्स होना चाहिए, सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम होना चाहिए, पेमेंट आसान होना चाहिए, कंप्लायंसेस आसान होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए जीएसटी लाया गया। फिर एक बात करते हैं हम जीएसटीएन के लिए। तो देखिए जीएसटीएन को बेसिकली टेक्नोलॉजिकल रीढ़ की हड्डी बोला जाता है जीएसटी की, है ना। जीएसटी के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं सब टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कर दिया है उन्होंने, सब ऑनलाइन है। तो वो ऑनलाइन चीजों को संभालने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, वो प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करता है, जीएसटीएन। तो वो चाहे जीएसटी के अंदर आपके पंजीकरण की सुविधा हो, रजिस्ट्रेशन हो, रिटर्न फाइल करना हो, पेमेंट हो, नोटिसेस हो, केस हो, ऑर्डर हो, ये सारे के सारे काम किसके थ्रू होते हैं, जीएसटीएन इन सारी चीजों को मैनेज करता है। और जीएसटीएन ने एक पोर्टल बना रखा है www.gst.gov.in, इसी यही सारी चीजें जीएसटी के अंदर मैनेज करता है, ठीक है। चलो यह सेक्शन 8 नॉन नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है सेक्शन 8 के अंदर, और इसका काम क्या है, टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना जीएसटी के लिए। ये हमारा जीएसटी पोर्टल है, कुछ ऐसा दिखता है www.gst.gov.in, ठीक है। जीएसटी में काम की हेल्प के लिए कुछ जीएसपी और एएसपी बनाए गए हैं, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, ठीक है ना। जो टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर वगैरह जीएसटी से रिलेटेड जो बनाते हैं उन्हें हम जीएसपी एएसपी कहते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको मैंने एक साथ कर दिए थे क्योंकि एग्जाम में कई बार बहुत आसान सी चीजें फैक्ट से रिलेटेड पूछ ली जाती हैं। ये ऑलरेडी आपको मैंने प्रोवाइड किया हुआ है ना, समराइज करके दिया था। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, कब आया, किस देश के अंदर पहली बार आया, तो फ्रांस के अंदर आया 1954 के अंदर। करंटली 160 कंट्रीज के अंदर जीएसटी है। इंडिया के अंदर डुअल जीएसटी मॉडल है, जो कहाँ से है, हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया हुआ है। 1 जुलाई 2017 से है इंडिया के अंदर, और जम्मू कश्मीर के अंदर 8 जुलाई से है। पहली बार इसकी रिकमेंडेशन किसने दी थी, विजय केलकर कमेटी ने दी थी। किस स्टेट ने पहली बार जीएसटी लॉ पास कर लिया, असम ने पास कर लिया था। 101वां संविधान संशोधन था, 8 सितंबर को किया गया। 5 रेट है जीएसटी के अंदर अभी जो क्या है लागू है, 0%, 5%, 12, 18 और 28%। ध्यान रखना, मैक्सिमम रेट अगर जीएसटी के अंदर कभी पूछा जाए तो वो है 40%। मतलब जीएसटी के अंदर अभी सरकार 40% से ज्यादा टैक्स रेट नहीं लागू कर सकती है। मैक्सिमम कर किधर 40% है। वर्तमान में ये टैक्स रेट क्या है, लागू गवर्नमेंट ने कर रखे हैं। ये जीएसटी डेस्टिनेशन वेस्ड टैक्स है। ये पूरी जीएसटी की कहानी है, कब कब से इंडिया के अंदर इसको लाया गया, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप पढ़ लेना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो ये मैंने बता दिया आपको, 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 246 है, 269 है, 279 है। याद करने का तरीका ये है कि सब में ए है ना। कौन कौन से टैक्स मर्ज किए गए ये हमने दे दिया। इसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताई थी वो था इंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय लोकल बॉडीज। जीएसटी से बाहर किसको रखा गया है, तो एक तो आपकी शराब को बाहर किया गया है जो ह्यूमन कंजम्पशन की, और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट विच है डीजल, सॉरी क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, सॉरी एविएशन टरबाइन फ्यूल, एटीएफ और नेचुरल गैस, ठीक है। यहाँ पर ये है कि आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देगी उस दिन के अंदर ये जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका बेसिक क्लास थी जीएसटी की, इंपॉर्टेंट थी।
बाकी ऐसे में छोटे छोटे वीडियोस कोशिश करूंगा जल्दी फास्ट फॉरवर्ड मोड पे आपको रिवाइज करवा दूं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।